हेलो साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जेएमडी क्लासेज। मैं BS चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी क्लासेज को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें आज का सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आज हम चौथी इकाई अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक का अध्ययन कर रहे थे। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पिछला वीडियो देख लें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज हम उसी चैप्टर का जो बचा हुआ शेष भाग है उसका अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है संगठित और असंगठित क्षेत्र। संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में अंतर, क्षेत्रकों में अंतर, आज इस पर चर्चा करेंगे। संगठित क्षेत्र क्या होता है, असंगठित क्षेत्र क्या होता है, इसके संबंध में चर्चा पिछले वीडियो में की जा चुकी है। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो देख सकते हैं। इसके बाद इस वीडियो को आप देखें और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया या ऊपर आई बटन पर भी इसका लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर आप पिछला वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आज का टॉपिक। जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो सेशन को शेयर कर दें। तो संगठित और असंगठित क्षेत्र, आप लोगों ने संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं, असंगठित क्षेत्र किसे कहते हैं, इसके अर्थ को भली भांति समझ लिया था पिछले वीडियो में। आज जब आप संगठित और असंगठित क्षेत्र के अर्थ को समझ लेंगे तो उसमें अंतर करना आपके लिए बहुत ही सरल और आसान हो जाता है। आइए समझते हैं, पढ़ते हैं इसके अंतरों को, क्योंकि यहाँ से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न बनता है। संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन लघु में भी आ सकता है और दीर्घ उत्तरी में भी आ सकता है, इसलिए सही बच्चे कापी पेन लेके बैठे हैं। और बाद में इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। तो आइए देखते हैं, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझेंगे, इससे कि आपको समझने में भी आसानी हो जाए। तो यहाँ पर एक तालिका बनी है, टेबल बनी हुई है। एक तरफ लिखा है संगठित क्षेत्र और एक तरफ लिखा है असंगठित क्षेत्र। तो पहले पॉइंट पे लिखा है यहाँ पर कि संगठित क्षेत्र में रोजगार की गारंटी होती है तथा वह नियमित होता है। तो पहला पॉइंट क्या है, तो पहले पॉइंट के हेडिंग के रूप में हम लिखेंगे रोजगार की गारंटी, जिससे आपको याद होने में आसानी हो जाएगी। रोजगार की, या खाली रोजगार लिख लो, ठीक है। तो जो संगठित क्षेत्र होता है उसमें रोजगार की गारंटी होती है और रोजगार नियमित रूप से प्राप्त होता रहता है। ऐसा नहीं गैप होता है, एक दिन रोजगार मिल गया फिर 10 दिन खाली बैठे, ऐसा नहीं होता है। तो जो संगठित क्षेत्र होता है इसमें रोजगार की गारंटी होती है और वह नियमित होता है, यानी नियमित जो है उसमें कोई गैप नहीं होता, रोजाना आपको रोजगार प्राप्त होता है। जबकि असंगठित क्षेत्र में क्या होता है, ठीक इसका उल्टा होता है। क्या होता है, असंगठित क्षेत्र में रोजगार की ना तो गारंटी होती है और ना ही वह नियमित होता है। ना तो गारंटी होती है कि आपको रोजगार मिल ही जाएगा, अगर मिल भी गया तो ये जरूरी नहीं है कि आपको रोज ही रोजगार मिल जाए, रोज ही काम मिल जाए। एक दिन मिल गया 10 दिन नहीं मिला, या 10 दिन मिल गया 15 दिन खाली बैठे हैं, तो इसमें रोजगार नियमित नहीं होता है। कहने का तात्पर्य इसमें है, इसमें जो है रोजगार अनियमित होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। क्या हो गया बच्चों, कि रोजगार के जो पहला पॉइंट है रोजगार, जो पहला बिंदु है रोजगार, इसको आप ध्यान रखोगे तो आपको आसानी होगी लिखने में, याद करने में। तो जो संगठित क्षेत्र होता है इसमें रोजगार की गारंटी होती है और रोजगार नियमित प्राप्त होता है। जबकि असंगठित क्षेत्र में रोजगार की गारंटी नहीं होती है, ना ही रोजगार नियमित प्राप्त होता है, या रोजगार अनियमित होता है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है संगठित क्षेत्र में सरकारी नियमों और विनियमों का कठोरता से पालन होता है। जो संगठित क्षेत्र होते हैं ये रजिस्टर्ड होते हैं और इसमें सरकार के द्वारा बनाए गए नियम और कानूनों का पालन जो है कठोरता से किया जाता है। जबकि असंगठित क्षेत्र में क्या होता है, सरकारी नियमों और विनियमों का पालन नहीं होता है। नियम तो बने होते हैं लेकिन उनका पालन करना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, इसको अगर बिंदु के रूप में हम लिखेंगे तो सरकारी नियम और विनियमन संगठित क्षेत्र में इनका पालन होता है, असंगठित क्षेत्र में इसका पालन
नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है, संगठित क्षेत्र में श्रमिक को नियमित मासिक वेतन दिया जाता है। जो संगठित क्षेत्र होता है उसमें जो काम करते हैं, जैसे अध्यापक हैं, ठीक है, वकील हैं, सॉरी वकील नहीं, डॉक्टर है, इंजीनियर हैं, इनको जो है नियमित वेतन प्राप्त होता है। और कैसा वेतन होता है? मासिक, यानी 1 माह के अंतराल पर आपको वेतन प्राप्त होता रहता है। तो क्योंकि संगठित क्षेत्र में नियमित रोजगार प्राप्त होता है, इसलिए नियमित जो वेतन होता है वो मासिक वेतन दिया जाता है, महीने के अंत में आपको वेतन प्राप्त हो जाता है। जबकि असंगठित क्षेत्र में क्या होता है? असंगठित क्षेत्र में उपस्थिति न रहने पर वेतन काट दिया जाता है। यानी यहाँ पर जो है, अगर आप उपस्थित नहीं रहे, 1-2 दिन की छुट्टी कर दी है, तो वो छुट्टी का वेतन आपसे काट लिया जाएगा, या 10 दिन आप नहीं आए तो उसका भी वेतन काट लिया जाएगा। इसमें नियमित मासिक वेतन प्राप्त नहीं होता है। जितना आप काम करोगे उतना वेतन इसमें प्राप्त होगा। अगर काम नहीं करोगे तो आपको वेतन भी, आपको मजदूरी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। जबकि संगठित क्षेत्र में वेतन प्राप्त होता है और असंगठित क्षेत्र में मजदूरी प्राप्त होती है। अगला है चौथा पॉइंट, संगठित क्षेत्र में श्रमिक को निश्चित रूप से 8 घंटे काम करना होता है। इसके अतिरिक्त काम का अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। आपने देखा होगा, जो असंगठित क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर संगठन बने हुए होते हैं, ऐसे श्रमिकों को काम करने के घंटे निश्चित होते हैं। उन्हें लगभग 8 घंटे काम करना होता है। अगर वो अतिरिक्त काम करेंगे तो उसका अतिरिक्त पैसा उनको वेतन मिलेगा। तो ये संगठित क्षेत्र की एक विशेषता है। जबकि असंगठित क्षेत्र में क्या होता है? असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को 12 घंटे या उससे अधिक कार्य करना पड़ता है। जहाँ पर असंगठित क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर श्रमिकों को अधिक घंटे काम करना पड़ता है और उनसे अधिक कार्य लिया जाता है। और जो अधिक कार्य लिया जाता है उसका पैसा भी उनको नहीं दिया जाता है, उसे अतिरिक्त कार्य का अतिरिक्त वेतन नहीं दिया जाता है। ये असंगठित क्षेत्र होता है। अगला पॉइंट है 5वां पॉइंट, संगठित क्षेत्र में कर्मचारी को पेंशन, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी तथा बीमा आदि का लाभ मिलता रहता है। जो संगठित क्षेत्र होते हैं, संगठित क्षेत्र में जितने भी कर्मचारी कार्य करते हैं, उनको जो है रिटायर होने पर, सेवानिवृत्त होने पर पेंशन की प्राप्ति होती है, भविष्य निधि की प्राप्ति होती है, ग्रेच्युटी प्राप्त होती है और बीमा का भी लाभ प्राप्त होता है। जबकि जो असंगठित क्षेत्र है, इसके कर्मचारियों को पेंशन, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, सवेतन अवकाश, चिकित्सा अवकाश, बीमा आदि के लाभों से वंचित रहना पड़ता है। इनको किसी प्रकार का लाभ नहीं होता है, ना तो भविष्य निधि मिलती है, ना तो रिटायर होने पर इनको पेंशन दी जाती है, ठीक है, ना ही सवेतन अवकाश प्राप्त होता है। जबकि संगठित क्षेत्र में सवेतन अवकाश प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है 6वां पॉइंट, संगठित क्षेत्र में बैंक, सरकारी विभाग, विद्यालय, अस्पताल, कारखाने आदि आते हैं। अब जो संगठित क्षेत्र होता है, इसमें कौन कौन चीज़ें आती हैं, इसको ध्यान में रखना है आपको, जिससे आप आसानी से समझ सकें कि कौन से संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइम में बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठित क्षेत्र में सम्मिलित है, या कौन सा संगठित क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, या कौन सा असंगठित क्षेत्र में सम्मिलित है, या कौन सा असंगठित क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। यहाँ से 5-6 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना है कि जो संगठित क्षेत्र है, इसमें कौन कौन से आते हैं, सम्मिलित होते हैं। बैंक शामिल हो जाती है, सरकारी विभाग, जितने भी सरकारी विभाग हैं वो सभी शामिल हो जाते हैं, जितने भी विद्यालय हैं, चाहे सरकारी विद्यालय या प्राइवेट विद्यालय हों, अस्पताल चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, कारखाने, ये सभी जो है सरकार के नियमों या विनियमों का पालन करते हैं और ये इसके अंतर्गत आते हैं। जबकि असंगठित क्षेत्र क्या होता है, इसके अंतर्गत कौन आता है? किसान आता है, मजदूर आता है, रेहड़ी वाले आते हैं, पटरी वाले आते हैं, फेरी वाले आते हैं, रिक्शा चालक आते हैं, आदि लोग आते हैं, ये इसके अंतर्गत आते हैं। क्योंकि इनको, अगर किसान खेतों में काम नहीं करेगा तो उसको वेतन नहीं मिलेगा, उसको मजदूरी नहीं मिलेगी, उसको अनाज उत्पन्न नहीं कर पाएगा, जिससे उसकी आय कम हो जाएगी। तो क्योंकि इनका कोई संगठन नहीं होता किसानों का, जिससे कि उनकी फसल जो है कम कीमत पर व्यापारी लोग खरीद लेते हैं, तो असंगठित क्षेत्र को नुकसान ही होता है। तो ये 6वां पॉइंट था, संगठित असंगठित क्षेत्र में अंतर। और अब यहाँ पर जो ये अंतर इनका समाप्त हो गया। अब यहाँ पर आता है जो असंगठित क्षेत्र है। जो असंगठित क्षेत्र है
असंगठित क्षेत्र, इस असंगठित क्षेत्र का संरक्षण कैसे किया जाए, संरक्षण कैसे करें, ये प्रश्न उठता है। जो असंगठित क्षेत्र है उस क्षेत्र का संरक्षण कैसे करें, उसको कैसे बचाएं, आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। किस प्रकार से जो असंगठित क्षेत्र है वो भी संगठित क्षेत्र के समान ही हो जाए, तो क्या क्या सुझाव दिए गए हैं, आइए उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहला क्या है, पहला रोजगार की गारंटी। पहला क्या है, पहला पॉइंट है रोजगार की गारंटी। जो असंगठित क्षेत्र में कानूनी नियम और विनियम लागू करके श्रमिकों के रोजगार को नियमित और सुरक्षित बनाया जाए, यानी जो सरकारी कानून और नियम और विनियम होते हैं उनको जो है असंगठित क्षेत्र में पूर्णतः लागू किया जाए, जिससे श्रमिकों का शोषण समाप्त हो जाए, उनको पूर्ण रोजगार प्राप्त हो जाए और नियमित रोजगार प्राप्त हो जाए। इससे नियोक्ताओं की जो मनमानी है उस पर रोक लगेगी और श्रमिकों का रोजगार सुरक्षित बना रह जाएगा। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकारी जो कानून और नियम बने हुए, विनियमन बने हुए हैं, उनको कठोरता से लागू किया जाए, तब जो है इनको रोजगार प्राप्त होगा और रोजगार की गारंटी हो जाएगी। दूसरा है उचित मजदूरी। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा इनको संरक्षण देने का दूसरा उपाय क्या है, उचित मजदूरी। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों से अधिक घंटे काम लेकर कम मजदूरी दी जाती है, अतः सरकार को चाहिए कि वह इस क्षेत्र के लिए काम के घंटे निश्चित कर दे और उचित पोषणीय मजदूरी दिलाने की बाध्यता लागू करे। यानी न्यूनतम मजदूरी क्या होनी चाहिए इसको भी लागू कर दे, ताकि ये लोग भी जो है नियमित और उचित मजदूरी प्राप्त कर सकें और अपना भरण पोषण कर सकें, जीवन यापन कर सकें। तीसरा पॉइंट है स्वास्थ्य सुविधाएं या स्वास्थ्य सेवाएं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक अधिक कार्य तथा अस्वच्छ वातावरण में काम करने के कारण रोगी हो जाते हैं। तो जब रोगी हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, तो उन्हें चिकित्सा अवकाश के साथ निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा भी दी जाए अथवा चिकित्सीय भत्ता दिया जाए, ऐसी मांग की गई। जो कि असंगठित क्षेत्र में इसको प्राप्त नहीं होता, जितने भी संगठित क्षेत्र होते हैं उनमें ये सुविधा प्राप्त होती है। तो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को जो लोग जो काम करते हैं इसमें, उनको भी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। अगला है सामाजिक सुरक्षा। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए पेंशन, बीमा, ग्रेजुटी आदि सुविधाएं देने की कानूनी बाध्यता लागू की जाए। इस प्रकार की जो कानूनी बाध्यता है उसको लागू किया जाए ताकि इनको भी लाभ प्राप्त हो सके। और अगला है पांचवा है अन्य सुविधाएं। अन्य सुविधाएं क्या क्या दी जाएं ताकि ये भी संगठित क्षेत्र के समान ही सुविधाएं प्राप्त कर सके। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए, उनको निःशुल्क आवास प्रदान किया, सवेतन अवकाश प्राप्त हो, यानी अवकाश प्राप्त हो तो उसका वेतन भी मिले, वेतन ना कटे, भविष्य निधि प्राप्त हो, अतिरिक्त काम के लिए अतिरिक्त वेतन देने की सुविधाएं को सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाए। तो ये कुछ सुझाव हैं जो सरकार को करने चाहिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए। तो ये कहावत कही गई है जो यहाँ पर दी गई है कि स्वस्थ और खुशहाल श्रमिक समृद्ध राष्ट्र, यानी स्वस्थ, अगर वहाँ का श्रमिक, किसी भी राष्ट्र का श्रमिक स्वस्थ होगा, खुशहाल होगा, तो राष्ट्र स्वतः ही उन्नति जो है करेगा, स्वतः ही वृद्धि समृद्धि करेगा, प्रगति करेगा। तो ये था आज का टॉपिक। बच्चों कैसा लगा है? आज के टॉपिक में हमने पढ़ा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो चौथी यूनिट है अर्थशास्त्र, उसका जो दूसरा चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, उसका जो शेष पॉइंट बचा हुआ था उसकी आज चर्चा मैंने की है। और आज ये पार्ट जो है समाप्त हो गया। यदि आप इसकी पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आज ही ज्वाइन करें, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो है लाइव होगा, इसमें आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, इसी पार्ट से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं इसके नोट्स बनाते चलें, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको नियमित रूप से और सिस्टमेटिक ढंग से जो है सभी पार्ट पढ़ाए जाते हैं और जिस प्रकार से कक्षाओं में पढ़ाए जाते हैं उसी प्रकार से इस चैनल पर जो है पढ़ाए जाते हैं। आपको इस चैनल के अलावा अन्य कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
हमारे चैनल से पढ़कर नोट्स बनाएं और बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं आप। तो मिलते हैं। ये वीडियो कैसा लगा है इसके बारे में ज़रूर कमेंट में राय दें। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ठीक है, उसका भी कमेंट करें। अगर कोई त्रुटि हो, कोई कमी हो, उसके भी बारे में कमेंट में राय दें, ताकि हम अपनी कमियों को सुधार सकें और आपके लिए बेहतर जो है कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, अब चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।